चलिए बच्चों, आपका टॉपिक है ए लेवल कंप्यूटर साइंस का पेपर 1। ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही, 9618। और बच्चों पेपर 1 का टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, टॉपिक का नाम है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ना दो तीन चीजें आती हैं, वो मैं आपको यहीं पे लिखवा दूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास मैं आपको 4 टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम आपको 4 टॉपिक कराएंगे। कौन कौन से तरह देखिए बेटा। सबसे पहले देखें, एक्चुअल में ये चैप्टर नंबर 5 होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है, तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर 5.1 होगा। 5.1 को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं आपको अभी कराऊंगा। फिर बच्चों 5.2 होगा। 5.2 को मैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स बोलूंगा। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर बच्चों मैं 5.3 कराऊंगा आपको, जिसको मैं बोलूंगा लाइब्रेरी रूटीन। ठीक है, और बच्चों फिर 5.4 होगा आपके पास, उसको मैं बोलूंगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या बोलूंगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सही है। तो एक्चुअल में आपका जो चैप्टर 5 है उसका 5.1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, 5.2 में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, 5.3 में लाइब्रेरी रूटीन, और 5.4 में क्या? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। क्या है बेटा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। गॉट इट? चलो, सही है बच्चों, चलेंगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 5.1, और 5.1 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो 5.1 आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। 5.1 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए जी शुरू करें। चैप्टर 5, और जो मेरा टॉपिक है वो है 5.1। 5.1 को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सही, 5.1 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बीच का सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बीच का सॉफ्टवेयर होगा। बीच का सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा? एक ऐसा इंटरफेस होगा जो दो चीजों को आपस में मिलाएगा। और वो दो चीजें कौन कौन सी होगी बेटा? एक तरफ यूजर इंटरफेस होगा और एक तरफ क्या होगा? कंप्यूटर। तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को कनेक्ट करवाता है किसी भी हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर से। यानी कि एक तरफ कौन होगा? यूजर। एक तरफ कौन होगा? यूजर। और एक तरफ कौन होगा बेटा? डिवाइस, यानी कि कोई भी कंप्यूटर। ठीक है, डिवाइस यानी कि कोई भी कंप्यूटर। ठीक है, तो एक्चुअल में यूजर को इस सीपीयू से या इस हार्डवेयर से जो कनेक्ट करवाता है, उस कनेक्ट कराने वाले इंटरफेस का नाम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बीच का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बीच का इंटरफेस है
जो इंटरेक्ट कराता है किसको किससे बेटा, यूजर को किससे बेटा, आपकी डिवाइस से। अगर मुझे लैपटॉप इस्तेमाल करना है तो मैं डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा मेरे पास कोई इंटरफेस नहीं है। तो जो बीच का इंटरफेस होता है ना, उस इंटरफेस का नाम होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। उस इंटरफेस का नाम क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। ओएस, ओएस इज एसेंशियल सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा जरूरी सॉफ्टवेयर है। ओएस इज अ एसेंशियल सॉफ्टवेयर running in the background, running in the background, running in the background, running in the background। आगे बोलो बच्चों। जो इंटरेक्ट कराएगा किसको किससे बेटा, यूजर को, किसको किससे बेटा, यूजर को किससे, हार्डवेयर से। रनिंग इन बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात बेटा, ओएस प्रोवाइड an easy way for us to interact with computer। OS provide an easy way to interact with computer। ठीक हो गया। तो एक्चुअल में ओएस की दो बातें, सही है भाई। तो ओएस की हमने दो डेफिनेशन लिख ली बच्चों, ठीक है। ओएस के अंदर बच्चों आपके पास दो तरीके के इंटरफेस होते हैं। एक इंटरफेस का नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरे इंटरफेस का नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब बच्चों इन्वायरमेंट होता है, और इंटरफेस आपके पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और बच्चों दूसरा जो इंटरफेस होगा वो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो इंटरफेस जो दो कलर का होगा, वो इंटरफेस जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, जिसमें हर चीज कमांड से होती थी। सही है, इसमें कमांड को रिमेम्बर करना पड़ता था, जिसमें कमांड को रिमेम्बर करना होगा वो होगा कमांड लाइन इंटरफेस। सही है, जिसमें हाई ग्राफिक पिक्चर एनिमेशन जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं ना, आप और मैं जो इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं उसमें हाई ग्राफिक्स होती हैं, उसमें हाई पिक्चर होती हैं, उसमें हाई एनिमेशन होती हैं। तो ये वाला जो कराएगा ये कराएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें कंप्लीट मल्टीमीडिया पैकेज होगा जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। बच्चों सीएलआई जो है वो सिर्फ एक टास्क के लिए था, पुराने जमाने में था। और जो मल्टी टास्क के लिए है, जो मल्टी टास्क के लिए है वो क्या है बेटा, जीयूआई। सीएलआई जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सीएलआई इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा था। बच्चों विंडोज जो है, विंडोज इस्तेमाल करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बच्चों आप और मैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पहले जमाने में कमांड लाइन इंटरफेस को इस्तेमाल करता था। गॉट इट। बच्चों मेरा सवाल है, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बता दे, एग्जाम में भी ये सवाल आया था। क्या सवाल आया है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ रही है, व्हाई डू वी नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, जल्दी बताओ। व्हाई डू वी नीड फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, बोलो। कोई भी बच्चा अनम्यूट कर दे अपने आप को, बोलो। मैं वेट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा, तुझे माइक पे चाहिए आंसर, नहीं।
जहना कह रही है सर वो तो बैकग्राउंड पे चल रहा है। भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या यूजर इस डिवाइस से या यूजर इस हार्डवेयर से बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। दैट्स व्हाई वी नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system provide the interface and allow user to communicate to the hardware। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये बात यहाँ भी लिखी हुई है। Why do we need for an operating system? सवाल आता है, Why do we need for operating system? Why do we need for an operating system? तो जवाब क्या दिया बच्चों आप लोगों ने? आपने कहा आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 मार्क्स का सवाल था। आपने कहा कि सर इट प्रोवाइड एन इंटरफेस, ओएस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस दो चीजों के दरमियान, बिटवीन द यूजर एंड डैश। बच्चों डैश में क्या आएगा आप लोग बताएंगे? पॉइंट नंबर 2, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर यूज नहीं हो सकता। द हार्डवेयर इज unusable unusable without एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों डैश में क्या आएगा जल्दी बताएंगे, वेट करो। हाँ अलीना कह रही है कि सर डैश में आएगा यूजर एंड हार्डवेयर, वेरी गुड, बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, है ना। नंबर 3 पॉइंट क्या होगा? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट विच अदर प्रोग्राम्स कैन बी रन, है ना। प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा बच्चों, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिससे ऑन विच अदर सॉफ्टवेयर के अंदर, ऑन विच अदर प्रोग्राम भी इस पे रन होंगे। सही है बच्चों, तो ये पास पेपर का सवाल था। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया होगा। अब मैं बच्चों टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल आता है, हम भी आपको ये करवा रहे हैं। टास्क कौन कौन से टास्क कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम? सही है बच्चों, आइए लेके चलते हैं आपको। पहला टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है वो है मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना। तो पहला हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। नंबर 2 होगा बेटा फाइल मैनेजमेंट। नंबर 3 होगा हार्डवेयर मैनेजमेंट। नंबर 4 होगा आपके पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट। पढ़ा रहा हूँ ना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नंबर 5 होगा आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट। सही, ये सारे मैनेजमेंट आपके पास। सही, एक और होता है बच्चों आपके पास, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, लास्ट आपके पास होता है इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट पता है क्या होता है किसी को? इंटरप्ट बताएं, मल्टीपल इंटरप्ट को हैंडलिंग करने वाला। इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है? बच्चों इंटरप्ट पता है किसी को? यस और नो? बोले, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताएं। नहीं कमेंट में नहीं बताया, मुझे माइक अनम्यूट करके बताएं।
मैं वेट कर रहा हूँ। इंटरप्ट क्या होता है बताइए। बफर करना। नहीं नहीं, बफर करना नहीं होता, बफर करना नहीं होता। जब कोई इंटरप्ट। टास्क कर रहा होता है और बीच में एक हाई प्रायोरिटी टास्क कर देता है हाँ, जिसको पहले करना होता एक्चुअल में इंटरप्ट एक सिग्नल होता है, और जब कंप्यूटर कोई काम कर रहा होगा तो कोई दूसरा काम जब आएगा तो वो उसको सिग्नल भेजेगा कि भाई आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और ये जो डिस्टर्ब वाला सिग्नल है ये होता है इंटरप्ट। क्या होता है बेटा? इंटरप्ट। ठीक है, अभी हम ये सारे टास्क पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है बच्चों, तो टोटल एक्चुअल में 6 टास्क हैं आपके पास। वन बाय वन सबके दो दो तीन तीन पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मेमोरी मैनेजमेंट करता हूँ। टास्क नंबर 1, ये पूरी पीडीएफ आपकी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिए। वहां से डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ओएस का टास्क नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ लिखूंगा ओएस का टास्क नंबर 2। फिर मैं यहाँ लिखूंगा ओएस का टास्क नंबर 3। ठीक है, इजी कर रहा हूँ ना आपके लिए। टास्क नंबर 1 मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट। ठीक है, चलो चलो मेमोरी मैनेजमेंट। बच्चों कोई भी बच्चा जरा मुझे बता सकता है कि कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव होती है, डायग्राम भी बनाऊंगा, हाँ, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ भी आए। बच्चों कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैं जूम कर देता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट बनाने जा रहा हूँ बेटा, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये हार्ड ड्राइव समझाऊं। ये मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव बनाया। हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर HDD भी बोल सकते हैं इसको, या सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव को आप लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड कर देते हो। एक का नाम होता है सी ड्राइव, सही है। एक का नाम होता है डी ड्राइव, याद आ रहा है। एक का नाम होता है ई ड्राइव, और एक का नाम होता है एफ ड्राइव। एक्चुअल में दीज ऑल आर द लॉजिकल पार्टीशन, है ना। लॉजिकल पार्टीशन का मतलब क्या? लॉजिकल पार्टीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बताएंगे मुझे। लॉजिकल पार्टीशन का मतलब ये होता है लड़कों कि हार्ड ड्राइव को आपने लॉजिकली यानी वर्चुअली डिवाइड कर दिया। वर्चुअली डिवाइड करने को बोलते हैं लॉजिकल पार्टीशन में ब्रेक कर दिया, ताकि जब आप कोई अपनी फाइल को सी ड्राइव में रखोगे तो कैटेगरी वाइज आपने उसको अलग कर दिया। अगर आप अपनी फाइल को ई में रखोगे तो आपने उसका फाइल पाथ अलग कर दिया। तो एक्चुअल में आप अपनी मेमोरी को, कंप्यूटर की मेमोरी को ब्रेक कर रहे हो इनटू नंबर ऑफ पार्टीशन, इनटू नंबर ऑफ पार्टीशन। और ये जो पार्टीशन बनते हैं एक्चुअल में ये वर्चुअल होते हैं ना। क्या होते हैं बेटा? वर्चुअल। क्या होते हैं बेटा? वर्चुअल। क्या होते हैं बेटा? वर्चुअल। ठीक है, अच्छा। और बच्चों मेमोरी मैनेजमेंट में एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है वर्चुअल मेमोरी। अब आप बोलेंगे सर वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, जरा मैं वो भी बता दूं। बेटा एक्चुअल में आपका रनिंग डेटा यानी कि जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो तो रैम में स्टोर हो रहा होता है। कहाँ स्टोर हो रहा होता है? रैम में। रैम में सारा रनिंग डेटा स्टोर होगा, यानी कि जो जो रन हो रहा होगा वो सारा का सारा रैम में स्टोर हो रहा होगा। रनिंग डेटा सारा का सारा रैम में स्टोर हो रहा होगा। अच्छा, रैम में टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, ये बात तो आप लोग मानते हो ना। टेम्पररी डेटा को थोड़ी देर के लिए स्वैप करके आपने हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर रख दिया। तो मुझे एक बात बताएं, रैम टेम्परेरी डेटा है, हाँ रैम में टेम्परेरी डेटा है। बट रैम को अगर मुझे बचाना हो, रैम को अगर मुझे थोड़ा सा अनयूजेबल करना हो, तो मैं रैम का डेटा उठाकर हार्ड ड्राइव में रख दूंगा। सही है,
बच्चों इस टेक्निक को, जिसमें तुम टेम्पररी मेमोरी के डेटा को हार्ड ड्राइव में रखते हो, इस टेम्पररी मेमोरी के डेटा को हार्ड ड्राइव में रखते हो, इस टेक्निक को पता है क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। क्या बोलेंगे? वर्चुअल मेमोरी। क्या बोलेंगे? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में डेटा रैम का आपकी परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। तो इससे फायदा क्या होगा? रैम थोड़ा सा खाली हो जाएगा ना, रैम थोड़ा सा खाली हो जाएगा। ठीक है, रैम थोड़ा सा खाली हो जाएगा। जब रैम खाली हो जाएगा तो रैम का फायदा हो जाएगा ना कि भाई रैम अपना काम कर देगा। और जब रैम में तुम्हें वो डेटा दोबारा चाहिए तो तुम दोबारा से डेटा को स्वैप करके रैम में मंगा लोगे। तो एक्चुअल में रैम का डेटा वर्चुअल मेमोरी से किस में जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव में। और जब वापसी मंगाना होगा तो हार्ड डिस्क ड्राइव से वापसी किस में आ जाएगा बेटा? किस में आ जाएगा? रैम में। तो वर्चुअल मेमोरी में डेटा स्वैप होता है। डेटा क्या होता है? स्वैप। स्वैप का मतलब इधर उधर होता है, फ्रॉम रैम टू हार्ड ड्राइव या फ्रॉम हार्ड ड्राइव से जब भी हासिल करना होगा इनटू रैम। तो ये भी मेमोरी मैनेजमेंट का काम है ना। किसका काम है बेटा? मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है, तो कोई बच्चा जरा मेरे साथ आ जाए बेटा ऑडियो पे, मुझे बताए वर्चुअल मेमोरी में होता क्या है। जल्दी से आ जाओ, डरो नहीं, कुछ नहीं होता, दिखने में खतरनाक। टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी कहाँ से हो गई? सर डेटा स्वैप होता है रैम से हार्ड डिस्क की जगह। क्यों क्यों स्वैप होता है? मैं कह रहा हूँ वाई रैम का डेटा हार्ड ड्राइव में हम रख क्यों रहे हैं, इस बात का जवाब दे। ताकि ताकि रैम, थोड़ी स्पेस बने। ताकि रैम फास्ट हो जाए और स्पेस बने। और स्पेस बनने से फायदा ही है ना। रैम जितनी खाली होगी, रैम जितनी खाली होगी, रैम जितनी खाली होगी उससे आपका फायदा है ना। ठीक है, चलो। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमने ये पॉइंट जो आपको समझाए हैं, अब मैं इसको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। तीन पॉइंट लिखवाऊंगा, लंबी नहीं करूंगा, ताकि आपको जरा थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज। नंबर 1, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे जो बोलेंगे सर ये तो हमें आता है ओ लेवल पे। भाई ओ लेवल में कब पढ़ लिया आपने ये वाला? कुछ बच्चे ऐसे मुझे मैसेज करें सर ये तो हमने ओ लेवल में पढ़ा है। ओ लेवल में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा था, वर्चुअल मेमोरी वगैरह नहीं पढ़ा होगा आपने। तो हमने पहला पॉइंट क्या बोला भाई? इसमें हम यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी करेंगे। नंबर 2 क्या बोला मैंने बेटा? लोकेशन ऑफ प्रोसेस विद इन अ मेमोरी। कौन सा प्रोसेस कहाँ पे जा रहे हैं? लोकेशन ऑफ प्रोसेस विद इन अ मेमोरी। नंबर 3, स्वैप डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। बच्चों ये किसकी बात कर रहा हूँ? स्वैप डेटा टू एंड फ्रॉम, जाएगा और आएगा हार्ड ड्राइव से। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बोलो बच्चों, ये मैं एक्चुअल में किसकी बात कर रहा हूँ? स्वैप डेटा टू एंड फ्रॉम हार्ड ड्राइव का मतलब क्या है? किसकी बात कर रहा हूँ? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल में। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर पेजिंग और सेगमेंटेशन भी इस्तेमाल होता है। पेजिंग और सेगमेंटेशन आपके पास अभी नहीं है, इसमें एक पेजिंग और सेगमेंटेशन भी इस्तेमाल होता है। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन हो सकता है इस चैप्टर के आखिर में पेजिंग और सेगमेंटेशन में आपको पढ़ाऊं, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए मेमोरी मैनेजमेंट के। लॉजिकल पार्टीशन भी इसमें बनता है, ये भी लिख लीजिएगा कि लॉजिकली डिवाइड होती है वर्चुअल मेमोरी के अंदर, ये हुई। ठीक है, आइए बच्चों फाइल मैनेजमेंट की बात करें। बच्चों फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा? डेटा जो है वो सारी की सारी फाइल्स को अलग अलग मैनेज करेंगे ना। ठीक है, मल्टीपल फाइल के मल्टीपल एक्सटेंशन देंगे ताकि वो अपनी अपनी डायरेक्टरी में स्टोर हो जाए। यही है ना। तो भाई फाइल मैनेजमेंट में
फाइल मैनेजमेंट में एक बात बताओ मुझे कि ये सारी फाइल्स यानी कि जो टेक्स्ट फाइलें होंगी, ये अगर कोई फाइल है इसके आगे डॉट टीएक्सटी क्यों लगाते हैं हम लोग? ताकि ये टेक्स्ट फाइल हो जाए। ठीक है, सबकी एक्सटेंशन अलग हो गई। ठीक है, और यानी कि डॉट पीडीएफ अलग हो गया, डॉट बीएमपी अलग हो गया। ठीक है, और बच्चों इन फाइल्स की पाथ होता है। पाथ क्या होता है बेटा? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्यों होगी? ताकि जो फाइल्स हैं वो सी ड्राइव के अंदर एक आकिब नाम के फोल्डर में किस तरीके से स्टोर है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके स्टोर है। तो ये भी तो एक्चुअल में फाइल मैनेजमेंट है ना, फाइल्स को यहाँ पर रखा हुआ है। ये भी क्या है बेटा? फाइल मैनेजमेंट, मेंटेन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा कौन सी फाइल को तुमने प्रोटेक्ट किया हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ पासवर्ड वगैरह भी आएगा ना, प्रोटेक्शन ऑफ फाइल भी तो आएगी कि भाई इस फाइल को मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर नहीं घुसना। हाँ, तो एक्चुअल में फाइल मैनेजमेंट में 3 पॉइंट हो गए। नंबर 1 कि भाई फाइल मैनेजमेंट में हर फाइल को हमने अलग अलग एक्सटेंशन दे दिए। नंबर 2, फाइल मैनेजमेंट में हमने डायरेक्टरीज को मेंटेन किया हुआ है ताकि कोई सी चीज सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, ये भी जरा देखने। हर नंबर 3, फाइल्स को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है। फाइल्स को हमने क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओहो, मैंने हार्डवेयर मैनेजमेंट में लिख दिया, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। चलो ये ले जाओ, ठीक हो गया। चले भाई, फाइल मैनेजमेंट के 3 पॉइंट। आसान टॉपिक है लेकिन यार क्या करें, है तो अभी एक दफा कवर तो करें, खत्म तो करना है ना। फाइल मैनेजमेंट में हम डिफाइन करते हैं फाइल कन्वर्जेशन, या हम बोल देते हैं डिफाइन, डिफाइनिंग फाइल एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन कहलाती है। लाइक डॉट बी एम पी, डॉट एम पी थ्री, डॉट टी एक्स टी एंड सो ऑन। ठीक है, एटसेट्रा। नंबर 2, पार्ट डायरेक्टरी को मेंटेन कर रहे हैं बेटा, मेंटेन पार्ट डायरेक्टरी। मेंटेन, सर आके भी ये फाइल मैनेजमेंट दोबारा समझाना, समझ नहीं आ रहा। सो रहे होगे ना विषय में, उठ जाओ, आ जाओ। नंबर 3, और कितने बच्चों को समझ नहीं आया बेटा? मैं दोबारा समझा दूं बेटा। एक्चुअल में फाइल्स को कहाँ पे रखते हैं? हाजी बेटा इधर देखो, आप जो फाइल्स को रखते हो ना, तो फाइल को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा। कैसे रखा जरा देखो बेटा। एक्चुअल में मैंने फाइल को रखा, देखो अलग अलग एक्सटेंशन में। डॉट बीएमपी में इमेज आएगा, डॉट टीएक्सटी में टेक्स्ट आएगा, डॉट पीडीएफ में सिक्योर टेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइल्स को किन तरीकों से मैनेज किया जाएगा। हमने कहा भाई नंबर 1 एक्सटेंशन से मैनेज किया जाएगा। नंबर 2, उस फाइल की एक बेटा पार्ट डायरेक्टरी होगी। डायरेक्टरी क्या होती है बेटा? कि देखो सी ड्राइव के अंदर आकिब के फोल्डर में ये फाइल रखी हुई हो, सही हो सकता है कोई और फाइल डी ड्राइव के अंदर असद के फोल्डर में रखी हुई हो, तो ये पार्ट डायरेक्टरी मेंटेन हो रहा है ना। ठीक है, आज से यहाँ तक समझ आ गया बेटा? पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला मैंने? जी जी। सही। पॉइंट नंबर 2 में पार्ट डायरेक्टरी हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 में मैं ये बता रहा हूँ कि यार अब आप अपनी हर फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द यूजर नेम आईडी पासवर्ड। सही। तो पॉइंट नंबर 3 में मैंने कहा है कि फाइलों को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आसान है। आज समझ आ गया बेटी? जी जी सर। सही। और पॉइंट नंबर 3 में मैंने कहा इंश्योर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म।
इंश्योर करना, एक्सेस। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी जी बेटा, रिकॉर्ड हो रही है। इंश्योर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर यूजर्स, हर यूजर का अलग अलग एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि फाइल मैनेजमेंट आपको बिल्कुल आसान लगी होगी। नाउ मैं बच्चों आपको हार्डवेयर मैनेजमेंट करा रहा हूँ। बेटा हार्डवेयर मैनेजमेंट की मैं पहले आपको डायग्राम बना के दूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, हार्दिक आप बताओ बेटा, मेरा डिवाइस ड्राइवर नाम की एक चीज थी। डिवाइस ड्राइवर को क्या बोलते? डिवाइस ड्राइवर था क्या? जब भी जब भी तुम कोई हार्डवेयर अगर लगाओगे, जब भी तुम कोई हार्डवेयर यानी कि कोई नई डिवाइस लगाओगे, हार्डवेयर का मतलब लाइक यूएसबी अगर तुम लगाओगे, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको नहीं पहचान सकता, ठीक है। तो बीच में तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डालना होता था, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? जल्दी बताओ। उस सॉफ्टवेयर का नाम था क्या? डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को और इस डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट या लिंक करवा, यही है ना। डिवाइस ड्राइवर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को और इस हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट या लिंक करवा, ऐसी है ना, कोई मसला तो नहीं बच्चों, सबको समझ आ गया। और वो डिवाइसेस, वो सारी डिवाइसेस जो सीपीयू से कनेक्ट हो बट सीपीयू के बाहर हो, सीपीयू से कनेक्ट हो सीपीयू के बाहर हो, वो कहलाती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कहलाएंगी बेटा? पेरिफेरल डिवाइसेस। चलो जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय डिवाइस ड्राइवर? वेट कर रहा हूँ, बोलो बोलो बोले, अनम्यूट करके बोलें। फुरकान, अरमान, दानियाल, अलीना। ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर पाता है हार्डवेयर को। वेरी गुड बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय पेरिफेरल डिवाइसेस? बोलो, व्हाट इज मेंट बाय पेरिफेरल डिवाइसेस? जिससे हार्डवेयर को आप उस पे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं सीपीयू आई नहीं गेस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वॉइस आप लोग बताएं बेटा। दानियाल, ये ओप्पो, जल्दी से बताओ बेटा, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती तो वो डिवाइसेस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती या प्रोसेसर नहीं कह सकते उनको, और कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं। है? कंप्यूटर से कनेक्ट होती है बट कंप्यूटर के बाहर होती है। All those devices that are connected to the CPU but placed outside to the CPU, like mouse, keyboard, printer, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस। गॉट इट बच्चों? तो हार्डवेयर मैनेजमेंट का एक और नाम हो गया डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। हार्डवेयर मैनेजमेंट का एक और नाम हो गया डिवाइसेस को मैनेज करने वाला, लाइक डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। सही है ना? आइएगा बच्चों, इसके 3 पॉइंट लिखवा। पहला तो डिवाइस ड्राइवर की बात कर देंगे, पहला पॉइंट डिवाइस ड्राइवर का, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट से ज्यादा मैं बात नहीं करता। चलो पहला पॉइंट क्या हो गया? इंस्टॉलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर। इंस्टॉलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब मुनासिब। इंस्टॉलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर। नंबर 2, control access to data being sent from hardware devices. Control access to data being send, डेटा सेंड हो रहा है, उसका कंट्रोल चाहिए। सेंड टू एंड फ्रॉम, बच्चों इसका मतलब बताएं, सेंड टू और फ्रॉम इसका मतलब क्या है? बोले बोले। दो हाँ, दो तरफा बात हो रही है, यानी कि भाई एक में,
हाँ, डेटा हार्डवेयर से जाएगा भी और डेटा हार्डवेयर से आएगा भी, सेंड टू और सेंड फ्रॉम, गॉट इट। चलो पॉइंट नंबर 3, मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, इट मैनेज, हार्डवेयर मैनेजमेंट manages the communication, दो लोगों की कम्युनिकेशन, किसकी बेटा, बिटवीन डिवाइसेस, एक डिवाइस और दूसरी डिवाइस अगर बात करिए वो, या एक हार्डवेयर या दूसरी हार्डवेयर बात करें, बिटवीन डिवाइस या हार्डवेयर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ 3 टास्क कराए हैं। हाँ, टोटल कितने टास्क हैं बेटा, 6, तो बाकी 3 और करेंगे अभी। ठीक है, कोई मसला तो नहीं, चलो आगे। चलो टास्क नंबर 4 हो गया बेटा, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बोरिंग है ना। सिक्योरिटी मैनेजमेंट 4 क्या बचा बेटा आपका, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, इंटरप्रेट। चलो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में बात करेंगे बच्चों। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपके यूजर की सिक्योरिटी की बात हो रही है बच्चों। फॉर एग्जांपल, आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने डेटा को कैसे सिक्योर बनाते हो, या अपने लैपटॉप को कैसे सिक्योर बनाते हो। आप अपने लैपटॉप को या अपने डेटा को यूजर असाइन करते हो ना, तो यूजर्स को असाइन कर देना ताकि आपका डेटा ज्यादा सिक्योर हो सके। यूजर आईडी, पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन मेथड इज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। किसी भी लैपटॉप को, किसी भी पीसी को अगर हम यूजर्स असाइन करते हैं, यूजर जब असाइन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन भी होगा, यानी कि आईडी भी होगा और पासवर्ड भी होगा। ठीक है, और बच्चों सिक्योरिटी मैनेजमेंट में और क्या आएगा, इंश्योर करेंगे प्राइवेसी ऑफ डेटा, है ना, हर किसी के डेटा को दूसरे में घुसने नहीं देंगे। इंश्योर प्राइवेसी ऑफ डेटा, इंश्योर प्राइवेसी ऑफ डेटा। नंबर 3 क्या करेंगे बेटा, हम अनऑथराइज एक्सेस से बचाएंगे, प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि जो जिसका डेटा है उसी को घुसने दो, आप नहीं घुसो दादा, शाबाश। प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, ये सब सिक्योरिटी की बात हो रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप होगा। ठीक है, चलो आइएगा बच्चों, सिक्योरिटी मैनेजमेंट समझ आएगी बच्चों सबको, जल्दी बताओ ये सब। लड़कों सिक्योरिटी मैनेजमेंट समझ आ गया, तो मैं फिर पॉइंट लिखता हूँ। हम एक्चुअल में अपने हर पीसी को या अपनी फाइलों को यूजर आईडी, पासवर्ड से या ऑथेंटिकेशन से सिक्योर करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि भाई प्राइवेसी ऑफ डेटा किसी का लीक ना हो, हम इंश्योर करेंगे कि कोई अनऑथराइज एक्सेस पे ना जाए। आइए बेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में 3 पॉइंट। प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, एक पॉइंट तो याद है।
Number 2, ensure privacy of data. Number 3, set up user accounts. हर एक यूजर को सेटअप कर दो. सेट अप यूजर अकाउंट्स, दैट मीन आईडी एंड पासवर्ड ना, जिसको तुम ऑथेंटिकेशन भी बोलते हो. ठीक है, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में कोई मसला नहीं होगा. अब मैं प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करूं. बच्चों एक बात याद रखना, कंप्यूटर में जब भी कोई प्रोसेस चलता है, कंप्यूटर में जब भी कोई प्रोसेस चलेगा, उस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें उसको मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगी, यानी कि स्केड्यूलिंग करनी है. क्या करनी होगी बेटा? शेड्यूलिंग. ठीक है, हमें उसकी प्रायोरिटीज देखनी होगी. ठीक है, तो एक्चुअल में प्रोसेस मैनेजमेंट में मैं यहाँ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, फिर वहां पे लिख रहा हूँ वर्डिंग. प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस को मैनेज करने वाली जो मैनेजमेंट होगी, प्रोसेस मैनेजमेंट में आपको हैंडल करनी होगी प्रायोरिटीज. कौन से प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है? हैंडल्स द प्रायोरिटीज ऑफ प्रोसेस. पहला पॉइंट. नंबर 2 बच्चों, हर प्रोसेस की क्या शेड्यूलिंग है. सही है, तो हम प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे या प्रोसेस को अलाउ करेंगे कि वो सिंगल टास्क है या मल्टी टास्क है. तो हर प्रोसेस को अलाउ करेंगे कि वो सिंगल टास्क है या मल्टी टास्क है. ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट हो गए. तीसरा पॉइंट जरा देखो, हम मैनेज करेंगे शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग का मतलब कौन सा प्रोसेस कब रन होगा. मैनेज द शेड्यूलिंग, मैनेजेस द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस. ठीक है, तो एक्चुअल में प्रोसेस मैनेजमेंट में ये 3 पॉइंट लिखूंगा कि भाई प्रोसेस को हम हैंडल, प्रोसेस की प्रायोरिटीज को हैंडल करेंगे, कि हम प्रोसेस को देखेंगे कि वो सिंगल टास्क है मल्टी टास्क है. मैनेज करेंगे शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस. हाँ, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस बच्चों A2 के अंदर आएगा. चलो, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर 3 पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा. Number 1, manages the scheduling of process. Number 2, अभी आपको बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल करेगा अलग लेवल के प्रायोरिटीज, यानी कि हैंडल्स द प्रायोरिटीज ऑफ प्रोसेस. नंबर 3 क्या बोला? अलाउ मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेस. अलाउ मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेस. ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट सबको समझ आ गया. मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस होगी नहीं आपको. लास्ट चलना बेटा इंटरप्ट हैंडलिंग. अच्छा, पहले इंटरप्ट हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना होगा आपको, फिर मैं यहाँ से आपको कवर करा. बच्चों इंटरप्ट होता क्या है पहले जरा उसको समझिएगा. बेटा जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम कर रहा होता है खामोशी से, तो कोई डिवाइस अगर आएगी, फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंटर है यहाँ. ठीक है, प्रिंटर का पेपर खत्म हो गया, प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर, प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर. तो प्रिंटर जो है ना एक्चुअल में एक सिग्नल भेजता है. उस सिग्नल को बोलता हूँ इंटरप्ट का सिग्नल. क्या बोलता हूँ बेटा उसको? इंटरप्ट का सिग्नल. किसको भेजेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों भेजेगा? टू गेन द अटेंशन, टू गेन द अटेंशन, टू गेन द अटेंशन. तो एक्चुअल में इंटरप्ट इज अ सिग्नल, इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड फ्रॉम डिवाइस, एनी डिवाइस. जरूरी नहीं है सिर्फ प्रिंटर, कोई और भी डिवाइस हो सकती है कि भाई मल्टीटास्किंग हो रही है, तो डिवाइस सिग्नल सेंड करेगा और वो सिग्नल इंटरप्ट कहलाएगा. किसको सेंड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को. क्यों सेंड करेगा? टू गेन द अटेंशन. अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बच्चों मल्टीपल इंटरप्ट आ रहे होंगे, तो मल्टीपल इंटरप्ट को हैंडल करना इंटरप्ट हैंडलर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? इंटरप्ट हैंडलर. इंटरप्ट हैंडलर मल्टीपल इंटरप्ट को मैनेज करने वाला. इंटरप्ट हैंडलर मल्टीपल इंटरप्ट को मैनेज करने वाला
इंटरप्ट हैंडलर मल्टीपल इंटरप्ट को मैनेज करने वाला इंटरप्ट हैंडलर क्या होगा बेटा? इंटरप्ट हैंडलर। यहाँ तक कोई मसला है? चलो, इंटरप्ट हैंडलिंग के बारे में कोई मसला है बच्चों? ये सुनो, चैट पे बताएं जल्दी से। कोई मसला तो नहीं है लड़कों इंटरप्ट हैंडलिंग में? तो मैं लिखवा दूं पॉइंट। अलीना कह रही है सर कोई मसला नहीं है। चलो, मैनेजेस द मल्टीपल इंटरप्ट। अच्छा, जो मल्टीपल इंटरप्ट को जो मैनेज करेगा उसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? फॉर एग्जांपल कि भाई एक सीपीयू बंद कर रहा है और एक प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर है, तो किसको वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा? जल्दी बताओ, ऑडियो में बताओ। दो इंटरप्ट है, एक प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर और एक सीपीयू बंद कर रहा है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? CPU बंद होने वाला। सीपीयू बंद करने वाली। कुछ सिंपल है ना? तो इंटरप्ट हैंडल 3 पॉइंट लिखवा दो। Identifies the priority of interrupt. Identifies the priorities of interrupt. Number 2, stops the execution. Stops the execution of the process. जिसको तुम बोलोगे halt the process. सही। तीसरा पॉइंट क्या लिखूं बच्चों? जल्दी बताओ, तीसरा पॉइंट क्या लिखूं बच्चों? Executes priority task first. Execute according to the priorities. Execute according to the priorities. सर ये प्रायोरिटी टास्क जो है ये खुद ही वो करेगा, मतलब आइडेंटिफाई करेगा, बिल्कुल, जिसकी प्रायोरिटी या हम बताएंगे उसको? नहीं नहीं, आप नहीं बताओगे, वो खुद ही इंटरप्ट हैंडलर खुद ही देख लेगा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी कम। Executes the process according to the priorities. सही है बच्चों? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अब बच्चों ये देखें, दोबारा से देख लें। मैंने आज आपको इसके पास पेपर भी मुझे अभी करवाने, जरा 1-2 पास पेपर करवा दूंगा। मैंने आज आपको 5.1 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कराया है, फिर बच्चों में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कराऊंगा, लाइब्रेरी रूटीन कराऊंगा और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर कराऊंगा, तब जाके मेरा चैप्टर 5 खत्म होगा। ठीक है, अब मैं इसके कुछ पास पेपर दिखाता हूँ आपको, जरा देखिएगा। ये देखिए बच्चों, ये आपके पास पास पेपर हैं, इसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आता है कि भाई मेन मेमोरी मैनेजमेंट जो है उसके बारे में बताएं। तो मैंने कहा भाई मेन मेमोरी मैनेजमेंट में हम फाइलों को स्टोर करते हैं, चाहे एक्सेल शीट बने चाहे स्प्रेडशीट बने, तो ये मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे हैं ना। ठीक है, द यूजर सिलेक्ट्स एंड सेव द कमांड टू सेव द स्प्रेड फाइल। जब फाइल कहीं पे स्टोर होगी तो कहाँ स्टोर होगी बेटा? मेमोरी के अंदर, और वो कहलाएगा क्या? मेमोरी मैनेजमेंट का टास्क। ठीक है बच्चों, एक आपके पास टास्क होता है, वो होता है HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ये वाला भी मैं जरा पहले आपको लिखवा दूं, फिर यहाँ लिखवा दूं। ये टास्क भी मैं लिखवा दूँ, तो देखें ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए। मैंने आपको 6 टास्क पढ़ाए ना बच्चों, 7वां बहुत छोटा सा टास्क होता है, वो होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ये है कुछ नहीं, बट एक जगह पे MCQs में आ गया तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। बेटा एक बात बताओ, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में बेटा जब तुम इंसान को कंप्यूटर से बात करवाते हो या इनपुट देते हो, सही, इंसान का इनपुट कंप्यूटर को दोगे तो हासिल बेटा वो इनपुट किससे दोगे? माउस से। और जल्दी बताओ। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। नहीं, इंटरफेस में मैं आपसे कह रहा हूँ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोवाइड द
इनपुट या आउटपुट लेगा फ्रॉम कंप्यूटर या टू कंप्यूटर, यही है ना। तो माउस कीबोर्ड या टच स्क्रीन से हम जो इंटरफेस देते हैं, माउस कीबोर्ड या टच स्क्रीन से हम जो इंटरफेस यानी कि बातचीत करते हैं कंप्यूटर से, वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। क्या कहलाएगा? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये भी एक छोटा सा टास्क है, 7वां, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि भाई सर? 7। बोलो बोलो। सर ये नॉर्मली HID डिवाइसेस नहीं कहलाती, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, हाँ बिल्कुल जिनसे बिल्कुल इनपुट देते हैं? बिल्कुल। लेकिन ये डिवाइसेस की बात नहीं करेंगे ना, हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है तो यहाँ पर सर। 7वां टास्क क्या लिखूं बेटा? 7वां टास्क लिखूं जो कि सबको पता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। जिसको तुम HCI के नाम से बोलो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स the command or instruction to and from computer। ये टू कर दो, फ्रॉम हटा, सही। इट इज एक्चुअली इंटरफेस, हाँ ठीक हो गया। और मोस्टली जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं बेटा, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं क्या? माउस और कीबोर्ड को यूज करते हुए हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। HCI सबको समझ आ गया होगा। ये 7वां मैंने दे दिया। तो इस क्लास नंबर 7, ठीक है। चलो अब जरा मैं इसके पास से जब आपको दिखाऊं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आ जाएगा, ये एक्चुअल में यहाँ पर आ गया था, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। देख रहे हो इसका आंसर क्या लिखा था? यूजर मूव्स अ माउस ऑन द डेस्कटॉप। जब भी डेस्कटॉप पे माउस या कीबोर्ड वगैरह इस्तेमाल होगा तो एक्चुअल में ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट टास्क है, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर आ जाओ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अच्छा एक बात, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। बच्चों मैंने अभी आपको एक जनरल टास्क कराया ना, मैंने अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट टास्क नहीं कराया, ठीक है। तो मैं आपको भी अगली वीडियो के अंदर मैनेजमेंट टास्क करा दूंगा, ताकि आपका ये सारे मैनेजमेंट वाले टास्क हो गए, ठीक है। अभी मैंने आपको जनरल टास्क कराए, तो ये वाला पास अगर अभी आपसे दूंगा, ये अगली वीडियो में। इधर आगे चलता हूँ, ये देखो ये सवाल आपसे हो गया, ठीक है। क्या सवाल है? एक्सप्लेन व्हाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों जरूरत है भाई? उर्दू में बताओ जल्दी से, लिखवाया मैंने। चीजों को मैनेज करने के लिए होता है ना। चीजें मैनेज करने के लिए। और अगर बेटा आपके पास, अगर आपकी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यू आर नॉट बी एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर ना, ऐसी है ना, अनेबल टू यूज द कंप्यूटर। ये देखो ये लिखा, मैंने ये करवाया था, ये देखो सही है? मैंने कहा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। मेन रीजन क्या है? द हार्डवेयर इज अनेबल टू यूज विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जिसपे दूसरे अदर कंप्यूटर रन होते हैं, ठीक है सही। मैनेजमेंट टास्क कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर आ जाओ बेटा, देख रहे हो आप? तो कह रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं। प्रोविजन ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस आपको बेटा यूजर को और कंप्यूटर को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बारे में 4 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप पे शेयर करें और जरा मुझे सॉल्व कर दें। ऐसा सवाल आया है। चलो फिर बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूटिलिटी प्रोग्राम। बट यूटिलिटी प्रोग्राम से पहले मैं आपको मैनेजमेंट की, ये देखो ये भी सवाल आया था कि भाई
बल्कि यूटिलिटी प्रोग्राम से पहले पहले मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट टास्क के नाम और उनकी डिस्क्रिप्शन करा दूँ, फिर मैं यूटिलिटी प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं कि भाई एक मोबाइल फोन हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक यूजर है जिसका मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग की मैनेजमेंट टास्क बता दो कोई भी प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में और मेमोरी में। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका। ठीक है बच्चों, तो 2 सवाल आपको मुझे आज करके देने हैं, वो 2 सवाल ये रहे, इसका स्क्रीनशॉट लें, ये मुझे सॉल्व करके दें, फिर अगली क्लास में मैं आपको यूटिलिटी प्रोग्राम और मैनेजमेंट टास्क के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। बच्चों, बच्चों जो मैनेजमेंट टास्क है आपके पास, जो मैंने कहा था स्पेसिफिकली मैं जरा आपको वो भी करवा दूं। देखें, टोटल आपको मैंने 6 टास्क पढ़ाए थे, उसके अलावा 2 छोटे छोटे और टास्क भी हैं। जैसे मैंने मेमोरी मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ाया, फाइल मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ाया, हार्डवेयर मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ाया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट बड़ा टास्क के डिटेल में पढ़ाया। ये सब मैनेजमेंट टास्क ही हैं, ये सब मैनेजमेंट के ही टास्क। सही, अब मैंने इसमें सारे टास्क को इंक्लूड कर दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से मैनेज होता है। दीज ऑल आर द मैनेजमेंट टास्क। ठीक है, बट की मैनेजमेंट टास्क जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट, यानी कि ये बिल्कुल फाइल मैनेजमेंट इज अ की मैनेजमेंट टास्क, हार्डवेयर मैनेजमेंट इज अ की मैनेजमेंट टास्क। बच्चों, हार्डवेयर मैनेजमेंट का एक और नाम लिखवा दिया था, डिवाइस मैनेजमेंट, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। और जो की मैनेजमेंट टास्क है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट जो टास्क है वो है इंटरप्ट हैंडलिंग। ठीक है, तो ये शुरू के 6 जो है ना, मैंने आपको अभी बताया था, शुरू के 6 जो हैं ये की मैनेजमेंट टास्क है, यानी कि मोटे मोटे। उसके बाद ये जो 7वां ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा टास्क है, ये की मैनेजमेंट, नॉर्मल मैनेजमेंट टास्क। इनपुट आउटपुट जो मैं अभी आपको ऐड करके दे रहा हूँ, ये भी क्या है बेटा, एक नॉर्मल मैनेजमेंट टास्क है, लेकिन इसको बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा गया। तो व्हाट आर द की मैनेजमेंट टास्क? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग। सही है। 7वां यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की मैनेजमेंट नहीं, नॉर्मल मैनेजमेंट टास्क है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो है कि नॉर्मल मैनेजमेंट टास्क है, बट की मैनेजमेंट या गोल्डन मैनेजमेंट नहीं, बड़े टास्क है। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बच्चों आपको बताने वाला हूँ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो बच्चों, ये समझ आ गया सब? चलो, तो भाई इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। आप बोलोगे सर इसका काम होता है इनपुट लेना, इनपुट फ्रॉम डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट फ्रॉम डिवाइस लेना, और बच्चों आउटपुट या प्रिंट करवा लेना डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है ना, इनको जो मैनेज कर रहा होता है ये होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। और मैंने आपको क्या बोला कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क जो है, बट की टास्क नहीं है। की टास्क 6 है जो मैं आपको शुरू में पढ़ा चुका। सही है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज अ की मैनेजमेंट टास्क, फाइल मैनेजमेंट इज अ की मैनेजमेंट टास्क, हार्डवेयर मैनेजमेंट इज अ की मैनेजमेंट टास्क, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज अ की मैनेजमेंट टास्क, प्रोसेस मैनेजमेंट की मैनेजमेंट है, इंटरप्ट हैंडलिंग की मैनेजमेंट है, बट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की मैनेजमेंट नहीं, और ह्यूमन कंट्रोल इंटरफेस की मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए अब इसका जो मैं सवाल आपको करवा रहा था, मैंने कहा था कि मैं आपको एक दफा करवाऊंगा, जरा वो देख लें। आइए बच्चों, जब ये सवाल आपके पास आया तो इसमें मैंने कहा जो मेन मेमोरी मैनेजमेंट है उसका काम होता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव पे डेटा को स्टोर करना, चाहे वो स्प्रेडशीट हो या कुछ भी हो। फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो अभी मैंने आपको करवाया 8वां, उसका काम क्या होता है, यूजर सेलेक्ट द प्रिंट कमांड टू आउटपुट देयर रिक्वायरमेंट। प्रिंट कमांड है तो ये तो इनपुट आउटपुट हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट यानी कि फाइल मैनेजमेंट की बात हो रही है, द यूजर क्लोजेस द स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब क्या है, ये यूजर को मूव कराएगा स्क्रीन पे ताकि जो है इंसान बात कर सके। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई मसला तो नहीं है, देख ले। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।
बच्चों कल की क्लास के अंदर मैं आपको यूटिलिटी प्रोग्राम्स करवाऊंगा। 5.1 मैंने आपको करवा दिया है, ये पूरा 5.1 मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके मैनेजमेंट टास्क करा दिए, उसमें मैंने की मैनेजमेंट भी कराए और जो 2 और थे वो भी कराए। कल मैं आपको कराऊंगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर लाइब्रेरी प्रोग्राम एंड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। कोई और सवाल तो पूछने, और ये मैं आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। चलो बच्चों, तो भाई आप क्लास को खत्म कर रहा हूँ और बस आपको ये बता रहा हूँ कि देखो जो टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये जो मैनेजमेंट टास्क हैं, पहला है आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट, फिर है आपके पास फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का एक और नाम होती है क्या, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। फिर बेटा हार्डवेयर मैनेजमेंट, जिसको तुम डिवाइस मैनेजमेंट या पेरिफेरल मैनेजमेंट भी कहते हो, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फिर है आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर है आपके पास इंटरप्ट हैंडलिंग, फिर बेटा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है बच्चों, तो आई एम आगे खान साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।